तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो उसमें आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में मैंने ये 2 पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे कल के लेक्चर में, लेकिन आज फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। मीन्स व्हाट? लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाता है तो क्या होता है? तो वो इंक्रीज करता है आयोनाइजेशन एनर्जी। लेफ्ट का मतलब बच्चों, आप डी ब्लॉक देखोगे उसमें आप देखना स्कैंडियम से वो लेफ्ट होगा आपका, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है, यही बात बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है वो देखिए। जिंक, CD and Hg have very high ionization energy 1 due to their fully filled electronic configuration। जिंक का, कैडमियम का और मर्क्यूरी का बहुत हाई आयोनाइजेशन एनर्जी 1 होता है। यहाँ पे 1 रह गया बच्चों, तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर फुल्ली फिल्ड उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये 2 पॉइंट है आयोनाइजेशन एनर्जी की। आगे चलते हैं और देखते हैं फिर आगे। अब देखो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की बात है। आयोनाइजेशन एनर्जी 2 में क्रोमियम और मैग्नीज, अब ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमियम और मैग्नीज के अंदर किसका ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है क्रोमियम का हाईएस्ट होता है आयोनाइजेशन एनर्जी इन कंपैरिजन टू मैग्नीज। और अगर कॉपर और जिंक में बोला जाए तो कॉपर का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जिंक। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे खत्म हुआ। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो ये जो टेबल दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, इससे घबराना नहीं है, इसको याद नहीं करना। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए टेबल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे आपको इस टेबल में क्या दिख रहा है? निकल, प्लैटिनम, 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। इस साइड में आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का टेबल दिख रहा है कि ये इसका टोटल इतना आयोनाइजेशन एनर्जी निकल का, इतना प्लैटिनम का। ठीक है, और ये कुछ टोटल क्या हो गया। अब बात आती है क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, निकल 2, प्लैटिनम 2, निकल 4, प्लैटिनम 4, और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात हो रही है। लेकिन ये है क्या? इसमें क्वेश्चन क्या आता है बच्चों? देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि विच इज़ मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका मोर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा निकल 2 और प्लैटिनम 2 में? तो आपको क्या आंसर करना है? निकल 2 का, निकल +2 का आयंस मोर स्टेबल होता है प्लैटिनम 2 से। और निकल 4 और प्लैटिनम 4 की बात करेंगे, उसमें से किसका मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? तो आपको क्या बताना है कि प्लैटिनम 4 का मोर स्टेबल होता है निकल 4 से ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये टेबल मेंशन किया है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। ठीक है, निकल 2 और प्लैटिनम 2 की बात करें तो निकल 2 का, और निकल 4 और प्लैटिनम 4 की बात करें तो प्लैटिनम 4 का। चलिए अब चलते हैं आगे। अब हीट ऑफ एटोमाइजेशन की बात करते हैं कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या समझना है कि एटोमाइजेशन क्या होता है। अब एटोमाइजेशन का मतलब होता है बच्चों कि एटोमाइजेशन मतलब क्या? कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एटम्स को क्या किया, हमने टुकड़ों में तोड़ दिया और उसमें जो एनर्जी खर्च हुई, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है। Enthalpy change when a compound's bond are formed broken and the components atoms are reduced to individual atom। किसी एक पत्थर मतलब स्टोन ले लो, पत्थर को ले लो, पत्थर को क्या करो, हैमर से अगर तोड़ोगे तो क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में टूटेगा। लेकिन जितना हार्ड स्टोन उतना ज़्यादा दम लगेगा आपको, उतनी एनर्जी खर्च होगी। तो सेकेंड पॉइंट कुछ उसी से रिलेटेड बात कह रहा है कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन इज सिमिलर टू मेल्टिंग पॉइंट। ऑब्वियसली कोई हार्ड चीज़ को मेल्ट करोगे तो ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो सेम बात वही कह रहा है कि ये सिमिलर होता है। थर्ड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे क्वेश्चन आता है कि क्रोमियम हैज़ हाईएस्ट हीट ऑफ एटोमाइजेशन अमॉन्ग 3D सीरीज। पूरे 3D सीरीज के अंदर क्रोमियम का सबसे हाईएस्ट हीट ऑफ एटोमाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखने वाली है कि किसका होता है 3D में, तो क्रोमियम का होता है। तो ये प्लीज़ लिख लेना, याद कर लेना, ये क्वेश्चन आता है। फोर्थ पॉइंट, क्यों होता है क्रोमियम का हाईएस्ट हीट ऑफ एटोमाइजेशन 3D सीरीज के अंदर? इसलिए होता है, इसका आंसर आपको इस फोर्थ पॉइंट से मिल जाएगा कि मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर बॉन्ड्स आर फॉर्म। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और उसकी वजह से हाई हीट ऑफ
एटोमाइजेशन होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है आपको। यहाँ पे ग्राफ है बच्चों, यहाँ पे एटॉमिक नंबर और यहाँ पे क्या है, डेल्टा एच, मतलब हीट की बात चल रही है, एंथैल्पी की बात चल रही है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन की बात चल रही है। अब यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 लाइंस दिख रही है आपको इस ग्राफ के अंदर, सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3, ग्रीन, ब्लू और रेड। सीरीज 1 जो है आपका वो 3D है। ठीक है, पर्पल जो स्काई ब्लू कलर का है वो क्या है, वो आपका 4D है, और जो रेड कलर का है वो 5D है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3D 4D 5D में आपको किसका ज़्यादा हीट ऑफ एटम दिखना है, ग्राफ के थ्रू देख के अगर तीनों को कंपेयर करने के लिए बोला जाए तो किसका ज़्यादा दिख रहा है, सीरीज 3 का, मीन्स 5D का ज़्यादा दिख रहा है। तो अगर क्वेश्चन आई, ये तो हो गया क्रोमियम का 3D सीरीज में ज़्यादा होता है हीट ऑफ एटमाइजेशन, लेकिन अगर कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाए कि तीनों में बताओ 3D 4D और 5D के अंदर किसका ज़्यादा होता है, तो किसका ज़्यादा दिख रहा है आपको, 5D, फिर 4D, फिर 3D। तो यही बात बच्चों यहाँ पे मेंशन है कि 3D 4D 5D अगर तीनों में कंपेयर करेंगे तो 5D का सबसे ज़्यादा, फिर 4D, फिर 3D। ठीक है, अब चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या कह रहा है, मेल्टिंग पॉइंट कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। अब वो फैक्टर्स क्या हैं, तो सबसे पहला फैक्टर बोलता है कि मॉलिक्यूल के सिमेट्री पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर बोलता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है। थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें तो वैंडरवाल फोर्स पे डिपेंड करता है। फोर्थ की बात करें तो एरिया मीन सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पोलरिटी पे डिपेंड करता है, एंड द लास्ट वन इज मेटालिक बॉन्डिंग। अब ये तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे काम का कौन है, हम तो डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो हमारे काम का कौन हो गया, मेटालिक बॉन्डिंग। तो चलिए हम इसी के बारे में देखेंगे कि मेटालिक बॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट से क्या रिलेशन होता है। ठीक है, हमें इसको पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये किस केस में होगा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो कहता है कि जिसका स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, एंड द प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल डी ऑर्बिटल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, जिसमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा और हाफ फिल डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंस होगा, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। दूसरा बोलता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, उसका इन्वॉल्वमेंट ग्रेटर हो, उस केस में होगा। थर्ड बोलता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या होता है, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी वजह से उसका सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि विच ग्रुप एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कौन से ऐसे ग्रुप में एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाईएस्ट होता है, ये हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक की। तो आपको आंसर क्या लिखना है, ग्रुप नंबर 6। ठीक है, ग्रुप नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 3D 4D और 5D आता है। ठीक है, 3D में क्रोमियम, 4D में मॉलिब्डेनम, 5D में टंगस्टन। अगर आप क्रोमियम से टंगस्टन की तरफ चलोगे, अब इसमें क्वेश्चन अगर पूछ दे, ये तो क्वेश्चन सीधा पूछ दिया तो आप ग्रुप 6 लिख दे। अगर यहाँ पूछ दिया जाए कि इन तीनों में कौन सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, 3D 4D और 5D में, तो सबसे हाईएस्ट होता है टंगस्टन। अगर क्रोमियम से डब्लू की तरफ चलोगे, टंगस्टन की तरफ चलोगे, मतलब टॉप टू बॉटम क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करती है, हाई होता है। ठीक है, और यही रीज़न है, देखो ये 3D 4D 5D की बात चल रही है, इस तीनों के 3 एलिमेंट हो गए। अगर मान लो क्वेश्चन ये आ जाता है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि 5D का क्या होगा, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, मीन्स टंगस्टन का। और यही वजह है जो कि हम बल्ब के अंदर, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो हम फिलामेंट यूज़ करते हैं वो किसका होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। इसलिए हम लेते हैं क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत हाई होती है। ठीक है, तो यही रीज़न है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग द मेल्टिंग पॉइंट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। पहला, मोर द नंबर ऑफ ये तो आप लोग समझ ही गया हो पीछे से अभी कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होगा उसमें मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। दूसरा, जिसका मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उस फैक्टर पे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है। अब यहाँ पे नोट में क्या लिखा है जो मैंने आपको बताया है कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उसमें टंगस्टन यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये क्वेश्चन आता है तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए
आगे चलते हैं, ग्राफ के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक नंबर मेंशन है। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, इसमें भी 3 लाइन्स है, एक 3D है, एक 4D है, एक 5D है। और मैंने क्या बोला, इन तीनों में सबसे हाईएस्ट किसका होता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो टंगस्टन W सबसे ऊपर है, इन सबसे हाईएस्ट किसका होगा, टंगस्टन का होगा। तो ये कुछ इस तरीके से ये सीरीज है, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स है। तो इससे आपको जानना होगा कि किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है, किसका सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये है बच्चों, ये है फाइनल आपका मेल्टिंग पॉइंट। चलिए अब रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको डबल स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन आता है कि ऑल 3D मेटल्स हैव निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल एक्सेप्ट कॉपर। जितने भी 4D 5D की बात नहीं है, जितने भी 3D मेटल्स होते हैं उनका निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, कॉपर को छोड़ के। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है ये। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा है H से पहले, लिथियम से स्टार्ट है, H से पहले निगेटिव और H के बाद पॉजिटिव है। H के बाद कॉपर Hg Au Pd Pt। अब ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे कहता है कि ये हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं करेगा क्योंकि ये एसिडिक सॉल्यूशन ही फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, कुछ ये बोल रहा है, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है। अगर मान लो कॉपर को अगर हम HCl से रिएक्ट करवाएंगे, ये क्या ये रिएक्शन होगा, नहीं होगा। इस तरह से अगर तुम Hg को करवाओगे HCl से, तो वो भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब रिएक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। इसका रीज़न है, अगर आप लोग याद करो सीरीज, तो ये पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन तो इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, वो इवॉल्व नहीं कर पाता हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने आपको भी बताया है पीछे, वाई CuHgAuPdPt डजंट डिजॉल्व इन एसिड। क्यों नहीं होता है, ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ग्रेटर होता है किससे, 2H प्लस से 2H2, सो दे कैन नॉट लिबरेट H2 इन एसिडिक सॉल्यूशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। चलो आगे चलते हैं, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डी ब्लॉक के अंदर। तो ये हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टॉपिक, अगर आप लोगों को याद हो। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ सबस्टांस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। वहाँ पे हमने फेरो के बारे में देखा था, फेरी के बारे में देखा था, लेकिन यहाँ हमें दो ही पढ़ना है, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कहता है क्या, सबस्टांस अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड से, राइट, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होता है। डायामैग्नेटिक क्या करता है, सबस्टांस रिपेल्ड करता है मैग्नेटिक फील्ड को, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंस होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा डायामैग्नेटिक को देखते हैं। कहता है कि डायामैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी होती है ऑल मटेरियल में, वो बहुत ही वीक होता है। क्यों होगा, क्योंकि वो रिपेल करता है, तो वीक तो होगा। अब यहाँ पे देखो जिंक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है 3d10 4s2, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो ये क्या है, ये डायामैग्नेटिक है, इट मूव्स आउट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, वो डायामैग्नेटिक कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कलर के बारे में। अब हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखी, अब कंपाउंड के कलर के बारे में देखते हैं कि डी ब्लॉक में कंपाउंड का कलर ऑफ कंपाउंड कैसा होगा। ठीक है, तो मेनी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर कलर ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड N-1D सबसेल्स। जितने भी अगर बात करें ट्रांजिशन मेटल्स की, तो उसमें क्या होता है, वो कलर्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड अगर डी सबसेल्स होगा तो। ये आगे समझोगे, इसलिए इस लाइन को कंफ्यूज मत होना। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इन द आइसोलेटेड एटम और आयंस, हमने अगर कोई भी एटम आयन आइसोलेट किया, द 5d ऑर्बिटल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। मान लो 3 कैटेगरी ऊपर आ गई, 2 कैटेगरी नीचे आ गई। ठीक है, विथ डिफरेंट एनर्जीज। ठीक है, तो क्या होगा, 2 अगर पार्ट में डिवाइड हुआ है तो उसमें डिफरेंट एनर्जी लगेगी ना, एक एनर्जी तो लगेगी नहीं, और एक दूसरे को एनर्जी ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो इसलिए एक तो ये चीज़ होती है कि ऐसा करता है। और इसमें कलर क्यों शो होता है, तो डी ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डी ट्रांजिशन होने लगता है, एक दूसरे को क्या करता है, देखो यहाँ पे क्लियर होगा, अगर ये 3 है और ये 2 है, ठीक है, यहाँ पे इसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ और इसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रही है तो ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से कलर शो करता है। चलो अब चलते हैं आगे, एक कलर का चार्ट दिया हुआ है,
तो आप देख सकते हो पाई चार्ट, उसमें क्या दिया हुआ है कि 400 से 430 नैनोमीटर तक जाता है तो क्या होता है, पर्पल कलर हो जाता है। 430 से 480 ब्लू कलर, 480 से 560 ग्रीन, 560 से 590 येलो, 590 से 630 ऑरेंज, 630 से 750 क्या होता है, रेड कलर शो करता है। तो ये है बच्चों कलर का जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ कलर दिया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, कलर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें देखना है, अब हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है कलर को लेके, ठीक है। अब यहाँ देखो स्कैंडियम 3+, Ti 4+। अब ये 3+, 4+, आप कहोगे स्कैंडियम पे 3+ क्यों है, ठीक है। Ti पे 4+ भी होता है, 3+ भी होता है, तो ऐसा क्यों, ठीक है। अब देखिए अगर 3+, क्योंकि एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाता है इसलिए हम ये लेते हैं, ठीक। अब ऐसे 3+ कलरलेस है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन देखो, है क्या डी सबसेल में, कुछ नहीं है, तो क्या होगा, कलरलेस होगा। Ti 4+ डीप में है क्या, नहीं है, तो कलरलेस। 3D1 यहाँ पे क्या है, D1 है, तो Ti 3+ में पर्पल कलर शो कर रहा है। V4+ में बात करें तो ब्लू कलर, V3+ में बात करें तो ग्रीन कलर। इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो आप एक बार देख लेना किसके कौन से कलर हैं। अब बात करें 3D10 की, अब यहाँ देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हुआ, कलरलेस हो गया। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कलर्स के, जो आप लोग एक बार देख लेना, एनसीईआरटी में ये मेंशन है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि कलर किस पे डिपेंड करता है, तो कलर कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा, नेचर ऑफ लाइगेंड। थर्ड, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हो तो कलर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ लिगांड, कौन सा लिगांड हमने लिया है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे एक मेंशन है, एक नोट लगा के लिख लीजिएगा कि व्हेन डी ऑर्बिटल इज कम्प्लीटली फिल्ड, कंपाउंड इज कलरलेस। आपने देखा 3D10 था, कंपाउंड कैसा था, कलरलेस था। मतलब अगर कम्प्लीटली फिल्ड होगा डी ऑर्बिटल तो क्या होगा, वो तब भी कलरलेस शो करेगा, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस है बच्चों, ये तो हो गई कि चलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात है कि फिल्ड होगा इनकम्प्लीटली या कम्प्लीटली। अब कुछ एक्सेप्शंस है, यहाँ पे देखो कि सम आयंस आर कलर्ड इवन टफ दे हैव नो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। यहाँ पे नहीं है फिर भी ये कलर्ड है, क्यों है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स और ये एक्सेप्शन पूछे जाते हैं कि कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो VO2+ है जो येलो कलर देता है, CrO4 2- डीप येलो, MnO4- पर्पल, Cr2O7 2- ऑरेंज। तो ये हमें 4 पता होने चाहिए। ये एक्सेप्शन और क्वेश्चन एक्सेप्शन पे ही आता है कलर में बेसिकली। अब ये ऐसा क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र फेनोमेना। ये चार्ज ट्रांसफ़र फेनोमेना की वजह से होता है। और बच्चों अगर रिडॉक्स रिएक्शन आपको अगर याद हो तो चार्ज ट्रांसफ़र फेनोमेना आपको याद होगा किस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन में होता है। तो ये कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं जो कलर्स के बारे में बताता है। तो हमने आज कलर तक पढ़ लिया। देखो अब जो हमारा डी का जो है, डी जो हमें डी पढ़ना है, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमें अब 2 लेक्चर और लगेंगे आपको, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एफ़ हमें नहीं पढ़ना, अभी जो रिसेंट सिलेबस है हमारा उसमें लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को हटा दिया है, तो हमें एफ़ ब्लॉक नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ डी ब्लॉक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका PDF सब खत्म हो जाएगा। तो ये 2 लेक्चर और बच रहे हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये ख़त्म होगा, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। कल हम थोड़ा अलॉय के बारे में देखेंगे कि उसमें क्या होता है और आगे कुछ चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।